तो हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार हो गया और ये संविधान जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। इसमें से बहुत सारे अधिकार को क्या कहा गया? नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार। नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार का मतलब जो जन्म से मिला हुआ है, मानव को, इंसान को जन्म से मिला हुआ है और उसको छीना नहीं जा सकता है। जैसे कि बोलने की आजादी हो गया, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आजादी, जीवन का अधिकार हो गया, शोषण, शोषण के खिलाफ विरोध करने का अधिकार। ये सब ऐसा अधिकार है जो आहरणीय अधिकार है, इसको जन्म से मिला, इसको छीना नहीं जा सकता है। अब जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो ये क्रांति पूरा फ्रांस में फैला। वो ये घटना जो है पूरा फ्रांस में फैल गया, यूरोप में भी फैला। बाकी राजा जो था यूरोप का, उन लोग को भी थोड़ा टेंशन में, तनाव, तब टेंशन में आ गया कि कहीं हमारे यहाँ भी इस टाइप की घटना ना हो जाए और आंदोलन ना हो जाए। तो जो लुईस अलावा है उसका बातचीत चल रहा था, पर्सा से, ऑस्ट्रिया से, बाकी मतलब यूरोप के देशों से बातचीत चल रहा था। और इस घटना को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया? सेना भेजने का योजना भी बना लिया था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर डाला। अब युद्ध की घोषणा तो हो गया। अब क्या हुआ? ये युद्ध एक तरह से कुलीन और राजा के खिलाफ था। इसीलिए बहुत सारे स्वयंसेवी लोग, स्वयंसेवी मतलब जो खुद से सेवा देना चाहते हैं, वैसे लोग सेना में भर्ती हो गए। तो हजारों स्वयंसेवी लोग सेना में भर्ती हो गए। स्वयंसेवी मतलब जो खुद से सेवा देना चाहते हैं, वैसे लोग सेना में भर्ती हो गए। अब ये युद्ध किसके खिलाफ था? तो राजा और कुलीन वर्गों के खिलाफ था। और उस टाइम एक गीत था मार्सिले, जो भी फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले, ये उस टाइम सबके ओठों में होता था। तो इसको लिखा था रॉजर दी लायल ने। मार्सिले भी फ्रांस का राष्ट्रगान, उस टाइम हर मतलब राष्ट्रभक्त के गीत ओठों में था मार्सिले। अब जब युद्ध स्टार्ट हो गया तो पुरुष कहाँ चल गए? बॉर्डर में। अधिकतर पुरुष बॉर्डर में चल गए। तो अब महिला का जिम्मेवारी बढ़ गया। महिला का जिम्मेवारी बढ़ गया तो मान लो उन लोगों को दुकान में जाना है, परोटी खरीदना है, घर में बाल बच्चों को संभालना है। और जो कामकाजी महिलाएं थी वो मान लो सिलाई बुनाई कर रही है, किसी अमीर के घर नौकरी कर रही है, तो उसका जिम्मेवारी काफी बढ़ गया। अब 1791 का संविधान में जो फायदा हुआ वो सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ था, थर्ड स्टेट के अमीरों को। कम समृद्ध वाले को राजनीतिक अधिकार नहीं मालूम था। इसीलिए फ्रांस का एक बहुत बड़ा जो आबादी था, जो कम समृद्ध, कम मतलब धनी लोग थे, उन लोग को लगा क्यों ना हम क्रांति को आगे बढ़ाया जाए और हमको जो अधिकार नहीं मिला है उस अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो क्रांति को आगे बढ़ाने का जरूरत था। क्यों? क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, जिसे वोट देने का अधिकार गरीब लोग को नहीं प्राप्त था, महिलाओं को नहीं प्राप्त था। ऐसे पुरुष जो गरीब है, जो टैक्स या कर नहीं पे कर पा रहे हैं, अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो वोट देने का अधिकारी नहीं थे। तो उन लोगों को लगा क्यों ना क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। 1791 के संविधान में क्या किया? नागरिक को दो हिस्से में बांट दिया, एक सक्रिय नागरिक और दूसरा निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय मतलब जो एक्टिव है, एक तरह से जीवित, और निष्क्रिय मतलब मरा हुआ, जो डीएक्टिव है, डीएक्टिव नागरिक। सक्रिय नागरिक में 25 वर्ष से ऊपर सभी पुरुष आ गए। लेकिन ये सबको मिला के एक निर्वाचक मंडल बनता था जिसमें 50,000 पुरुष आता था। और इस निर्वाचक मंडल का सदस्य होने के लिए सिर्फ वैसे ही पुरुष हो सकता था जो टैक्स अधिक पे कर रहा हो। और ये फिर निर्वाचक मंडल 50,000 पुरुष मिलकर जो वोट देते थे वो नेशनल असेंबली बनता था, एनए बनता था। इसमें 745 सदस्य होते थे और ये फिर मंत्री का चुनाव करते। तो सम्राट किसके कंट्रोल में था? एनए कंट्रोल में। तो सक्रिय नागरिक में से वोट देने का अधिकार किसको था? जो 25 साल से ऊपर हो और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर या टैक्स पे कर रहा हो, उसी को सक्रिय नागरिक में से वोट देने का अधिकार था। और जो भी निर्वाचक मंडल या फिर नेशनल असेंबली का सदस्य होना चाहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसको हाई टैक्स पेयर होना चाहिए, मतलब अमीर होना चाहिए, वो सरकार को अधिक टैक्स दे रहा हो, तभी वो निर्वाचक मंडल और नेशनल असेंबली का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर देख लो राजनीतिक फायदा किसको हो रहा था? सिर्फ अमीरों को हो रहा था, कम समृद्ध वाले को नहीं हो रहा था। अब उसी टाइम क्या हुआ था कि फ्रांस में बहुत सारे राजनीतिक क्लब या अड्डे होते थे जहां पे लोग बहस करते थे। सरकार की जो नीतियां हैं, अपना कार्य योजना है, वो सब के बारे में बहस चलता था। उसी में एक क्लब था जैकोबिन क्लब, ये बहुत ही फेमस हो गया था। इसका नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर क्या था? नेता था जैकोबिन क्लब का। अब ये जैकोबिन क्लब का खास बात क्या था कि इसके जो सदस्य थे वो
कम धनी लोग थे, गरीब लोग थे, जैसे कि मजदूर हो गया, कारीगर हो गया, दुकानदार हो गया, कम समृद्ध वाले लोग, कम समृद्ध या कम धनी वाले लोग क्या थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ये जो है थे, इन लोग का एक अलग पहनावा था, शोकुलात। शोकुलात मतलब पहले क्या था, लोग वहां पे एक नया फैशन चला था, ब्रीचेस पहनता था, ब्रीचेस पहनता था, जो कि घुटना तक होता था, घुटना तक होता था ब्रीचेस। तो उसके खिलाफ, उसका विरोध करने का तरीके के लिए क्या किया इन लोग, शोकुलात मतलब बिना घुटने वाला, मतलब पूरा फुल पेट पहनता था इन लोग, जैकोबिन क्लब के सदस्य लोग। तो शोकुलात पहनता था और लाल टोपी पहनता था। ये दोनों शोकुलात और लाल टोपी एक कुलीन वर्गों का विरोध करने का एक प्रतीक था। कुलीन लोग क्या करता था, एक फैशन वाला कपड़ा ब्रीचेस पहनता था। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बोला हम विरोध करने के लिए क्या पहनेंगे, तो शोकुलात पहनेंगे, पूरा घुटना के पार पहनेंगे, और लाल टोपी जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था, आजादी का प्रतीक था। तो ये लोग पहनता था जैकोबिन क्लब का सदस्य लोग। अब ये जैकोबिन क्लब का सदस्य लोग क्या किया कि जब 1792 में क्या हुआ, फिर महंगाई फिर बढ़ गया। जब महंगाई बढ़ा तो जैकोबिनों ने क्या किया, हिंसक विद्रोह स्टार्ट किया, हिंसक विद्रोह स्टार्ट किया। और 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ, टुलेरिया महल पे धावा बोल दिया, और वहां पे जो राजा का रक्षक था उसको मार डाला, और राजा को भी बंदी बना लिया। राजा को क्या बना लिया, बंधक बना लिया, रक्षक को मार डाला। तो 1792 में क्या हुआ, महंगाई बढ़ा, तो यही जैकोबिन क्लब के जो सदस्य लोग थे, जैकोबिनों ने क्या किया, हिंसक विद्रोह किया, महल पे कब्जा किया, रक्षक को मार डाला, राजा को बंधक बना लिया। तो अब यहाँ पे जो नेशनल असेंबली है, उसने तो राजा को कंट्रोल में किया था, लेकिन जैकोबिन ने क्या किया, राजा को बंधक ही बना लिया। इसीलिए क्या हुआ, विद्रोह ज्यादा बढ़ गया, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, शाही परिवार को जेल में डालने का आदेश पारित कर दिया। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि इसकी 21 वर्ष से ऊपर जो भी पुरुष है, अमीर गरीब सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिल गया, चाहे गरीब या अमीर। लेकिन महिलाओं को अभी यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं, सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला। बाद में क्या हुआ, जो असेंबली था, नेशनल असेंबली, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, कन्वेंशन कर दिया। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस क्या बन गया, गणतंत्र, मतलब राजतंत्र यहाँ पूरी तरह से खत्म हो गया। कब, 21 सितंबर 1792 को। गणतंत्र का होता है, अब सरकार का चुनाव कौन करेगी, तो जनता करेगी। और वोट देने का अधिकार किसको होगा, 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। तो अब ये कन्वेंशन आ गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, लुईस सलोमा को देशद्रोह के आरोप में, 21 जनवरी 1793 को फांसी की सजा दी गई। लुईस सलोमा को आखिरकार क्या हुआ, फांसी की सजा, मतलब फ्रांस का घटना 1789 हुआ, और 1793 में लुईस सलोमा का फांसी के साथ ये पहला चरण खत्म हो गया। अब आता है आतंक का युग, 1793 इसको फांसी हो गया लुईस सलोमा को। 1793 से 1794 में जब सत्ता जैकोबिन के हाथ में आया, तो नेता इसका क्या था, रोबेस्पियर। तो इसको आतंक का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, बहुत ही कठोर नीति अपनाया रोबेस्पियर ने, जो भी जो गणतंत्र के खिलाफ था, क्योंकि ये गणतंत्र का स्थापना हो चुका था। जो भी गणतंत्र के खिलाफ था, जैसे कि पादरी हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, या फिर उससे असहमति रखने वाले जो भी उसी का सपोर्टर हो गया, या कोई और राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो गया, उसके खिलाफ बहुत ही कठोर तरीका अपनाया, उस पर मुकदमा लगा दिया जाता था, और एक न्यायालय द्वारा, क्रांतिकारी कोर्ट के द्वारा उस पर मुकदमा कराया जाता था। अगर वो दोषी पा गया तो उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन क्या था, तो गिलोटिन इस टाइप से होता था, ऊपर में बहुत बड़ा तलवार होता था, और नीचे जो है मुंडी इसे सुता के ऊपर से वो तलवार को गिरा दिया जाता था। तो उसका सिर को क्या किया था, काट दिया था, अलग कर दिया था। यही गिलोटिन गिलोटिन से बहुत लोगों को जो है मतलब चढ़ा दिया था, कौन, रोबेस्पियर ने।